if force versus displacement diagram if variation of force acting on a body is plotted against displacement, then सपोज हम कहेंगे कि हो गया कोई बॉडी का ऊपर आता हुआ फोर्स और पता चला कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मान लो फोर्स इज चेंजिंग लाइक दिस, दो चार्ज आपस में पास पास थे, एक फिक्स था, दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स आया और दूर जाने लगा, जैसे दूर जाने लगा फोर्स घटने लगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ा फोर्स घटा। दिस इज द वेरिएशन। ऐसे कुछ भी वेरिएशन हो सकता है। नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द वर्क इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x is equal to x1 to x is equal to x2। ठीक है, बॉडी को x is equal to x1 से x is equal to x2 तक डिस्प्लेस कर दिया गया। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, वी वांट टू नो। अगर हम इसमें एक छोटा सा थीन स्ट्रिप लेते हैं, इफ वी कंसीडर ए थीन स्ट्रिप हियर जिसका थिकनेस dx है, what does this area represent? The strip is so thin that we can assume the value of f here and here are the same। दोनों पॉइंट में f कांस्टेंट है क्योंकि हम लोग छोटा डिस्प्लेसमेंट लेने का रीजन तो वही था। So if you say the height is representing force, the width is representing dx, what does the thin strip area represent? Then sentence continues here, the thin strip area is equal to dA is equal to f dx। What does it represent? It represents the small warden। It is a small warden। अब हुआ तो स्केलर क्वांटिटी है। हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सच थीन स्ट्रिप एरियाज। तो सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे तो टोटल एरिया मिलेगा। सो टोटल एरिया अंडर द डायग्राम, टोटल एरिया अंडर द डायग्राम क्या दे रहा है, इज इक्वल टू टोटल वर्क इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी from x is equal to x1 to x is equal to x2, x is equal to x1 to x is equal to x2। तो कोई बॉडी को x is equal to x1 से x is equal to x2 ढकेल के लेंगे, कितना वर्क होगा जानने के लिए हमें ये एरिया को देखना है। दिस एरिया विल गिव यू द टोटल वर्क। वेल, ये तो समझ में आ रहा है। अब ये एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये एरिया इससे ऊपर है हम कहेंगे पॉजिटिव एरिया, नीचे है नेगेटिव एरिया, है ना। तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एरिया इंप्लाइज वर्क डन बाय फोर्स, नेगेटिव एरिया इंप्लाइज वर्क डन अगेंस्ट फोर्स। ठीक है,
अगर हम कहेंगे कोई बॉडी के ऊपर आता हुआ फोर्स कुछ ऐसे बदल रहा है, तो हम कहेंगे मान लो कि ये F का एक्सिस है, ये X का एक्सिस है, तो ये पॉइंट मान लो x इज इक्वल टू x0 है, तो हम कहेंगे टोटल वर्डन in displacing a body from x is equal to 0 to x is equal to x0 is कितना होगा? मान लो कि ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, तो हम कहेंगे टोटल वार्डन बाय F in displacing the body from x0 to x is equal to 0 to x is equal to x0 is how much? A1 minus A2। समझ में आ गया? तो अगर हमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम दिया गया है तो हम कहेंगे कि कितना वर्क होगा हम निकाल सकते हैं। तो ये हुआ फ्रॉम द ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है, इट्स ग्राफिकल अप्रोच है, बहुत ज्यादा काम में नहीं लगता है। अगर ऐसे कोई डायग्राम दिया होगा तो आप इसको कर सकते हो, बट इसके बाद जो नेक्स्ट वाला बताऊंगा वो किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। ये थ्योरी को समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। The force acting on a body along x-axis is as below. ठीक है, इधर क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। फाइंड वर्डन बाय द फोर्स ओवर द डिस्प्लेसमेंट, हाँ जस्ट अ मिनट, ओवर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to 4, x is equal to 4 to x is equal to 8, and third one is x is equal to 0 to x is equal to 8। ये सारा ऑर्डर हमें निकालना है। कितना सिंपल है, सीधे सीधे निकाल देंगे हम। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को कुछ हम लोग ऐसे बनाएंगे। हम जानते हैं कि पॉजिटिव एरिया गिव्स वर्क डन बाय द फोर्स, नेगेटिव एरिया गिव्स वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे बनेगा। सॉल्यूशन क्या हुआ कि फॉर x lying between 0 to 4 वर्क डन बाय F is equal to simply this area, कितना है? हाफ 4 10 20 joules। For x lying between 4 to 8 वर्क डन बाय फोर्स। ये एरिया को हम लोग नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये नीचे है, फोर्स नेगेटिव है, मतलब फोर्स उल्टा है, डिस्प्लेसमेंट उधर है। नेगेटिव फोर्स मतलब क्या? इस फोर्स को अगर एफ आई कैप कहेंगे, ये माइनस आई कैप होगा और डिस्प्लेसमेंट बढ़े जा रहा है आई कैप की डायरेक्शन में, वर्क डन इज अगेंस्ट। लेकिन हम लिख रहे हैं वर्क डन बाय फोर्स, तो लिखेंगे माइनस ये एरिया कितना है? ये 4 इंटू 4 माइनस 16 जूल। और अगर टोटल वर्क डन निकालेंगे 0 to 4, ये पूरा वर्क डन निकालेंगे तो टोटल वर्क डन इज
इक्वल टू 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4 जूल। देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी कभी कभार आता है। अब हम लोग स्टेट नंबर 4 में जाने वाले हैं। नोट पॉइंट नंबर 4, टू फाइंड द वार्डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। ये बड़ी काम का और मेजॉरिटी क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे, 90% वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। और बुक का मेथड काफी लेंदी है, सारे बुक का मेथड। मेरा मेथड में देखो कितना जल्दी बनता है। तो पहले समझते हैं। When F varies linearly with displacement, काफी केसेस है जिसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियरली वेरी करता है। मे इट बी द इलास्टिक फोर्स, मे इट बी द स्प्रिंग फोर्स, F इज इक्वल टू kx। ये सारा केसेस में फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियरली वेरी करता है। अगर ऐसे कर रहा है तो देखो, तो सपोज हम कहेंगे ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ फोर्स। चलो मानते हैं कि फोर्स इज वेरिंग लाइक दिस। एट x इज इक्वल टू x1 द फोर्स वाज F1, एट x इज इक्वल टू x2 द फोर्स वाज F2। ठीक है, then the Warden by force for displacement from x is equal to x1 to x is equal to x2 is equal to क्या है? अगर फोर्स लीनियरली वेरी कर रहा है, अगर फोर्स लीनियरली वेरी कर रहा है तो हाउ वी फाइंड द वर्डन? देखो, इट इज द एरिया अंडर द डायग्राम, हमें मालूम है। अब ये तो ट्रापीजियम एरिया है भाई, वर्क कैसे निकालेंगे? इट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। कितना है? x2 माइनस x1। आप बोलोगे सर इसमें से क्या इंपॉर्टेंस है जो आप बोले कि किसी बुक में नहीं दिया? आगे आगे आपको पता चलेगा। इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाय 2 क्या देता है? मीन फोर्स। पार्टिकल को x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2 में लिया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? x2 माइनस x1। So what you observe here? You observe here that the Warden is mean force into displacement. ये बड़ी काम की चीज है। When the force is linearly varying with the displacement, I'll give you an example. Suppose a force F is equal to 3x plus 4 I displaces a body from कहां से कहां तक? से x is equal to 2 to x is equal to 2 meter to x is equal to 8 meter. Find Warden by the force. कैसे करना है? तो हम पहले बुक वाला मेथड देखेंगे और अपना मेथड भी देखेंगे। ठीक है, पहले बुक में जो मेथड दिया है, स्कूल में जो करवाते हैं उसी मेथड से करते हैं, फिर अपना मेथड में भी करेंगे। फिर देखोगे कितना आसानी से बन जाता है। ये क्वेश्चन को तो आप ओरली विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कर सकते हो। कैसे? चलो देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या क्या दिया है ऐसे। अच्छा ठीक है, हम तो जानते हैं कि हमें 2 से 8 मीटर तक लेना है,
हमें अभी तक फॉर्मूला में मास्टरी आ चुका है। हम कहेंगे इट इज एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ए टू बी, जहां से जहां तक लेना है। एफ क्या था 3x प्लस 4 आई केप, डी एस क्या था dx आई केप dy j केप, चाहो तो dz के केप भी लिख सकते हो, एंड दिस होल थिंग का इंटीग्रेशन ए टू बी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो इट इज में इधर लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू आई केप के साथ आई केप डॉट प्रोडक्ट होगा, जे केप के साथ तो 0 हो जाएगा, मिलेगा 3x प्लस 4 dx का इंटीग्रेशन 0 टू कहां से कहां तक 2 to 8, x at a is 2, x at b is 8। इंटीग्रेट 3x का इंटीग्रेशन x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1, 4 का इंटीग्रेशन 4 मतलब 4x to the power 0 है, अब हो जाएगा 0 plus 1 by 0 plus 1 लिमिटेड फ्रॉम 2 to 8, so it is 3 by 2 x square plus 4x लिमिटेड फ्रॉम 2 to 8। पहले अपर लिमिट डालेंगे 3 by 2 into 8 square plus 4 into 8 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 3 by 2 into 2 square plus 4 into 2। हाँ, ये कितना हुआ भाई, इट इज 64 by 2 is 32 into 3 is 96 plus 48, तो 144 माइनस ये हो गया 3 और ये हो गया 8, 11 133 joules, it is coming out to be 133 joules। हाँ ठीक है, समझ में तो आया, प्रीवियस क्लास ऐसा चीज किए, बट कुछ एक्स्ट्रा फंडा लगाते हैं सेकेंड मेथड। We clearly see that the relation between force and displacement is linear, y is equal to mx plus c फॉर्म में है, f is equal to 3x plus 4 is of the form of y is equal to mx plus c which is the equation of a straight line। अच्छा, तो लीनियर वेरिएशन हो रहा है, लीनियर वेरिएशन हो रहा है तो ठीक है, चलो निकालते हैं f1। व्हाट इज f1, दैट इज f एट x is equal to 2, x is equal to 2 में वैल्यू कितना हुआ 6 to 3 into 2 plus 4 is 10। f1 that is f at x is equal to 8 कितना होगा, x की जगह 8 डालो, 8 into 3 24, 3 into 8 plus 4 कितना होगा, 24 plus 4 is 28। what is the mean force, mean force is 10 plus 28 by 2 is 19, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कहां से कहां पर गया 2 से 8, so it is 8 minus 2 6 मीटर। तो वर्डन क्या हो जाएगा, ये सारा कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते हो, वर्डन इज इक्वल टू 19 into 6 कितना हो गया, अगर मेरा कोई गड़बड़ नहीं है तो यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं हुआ होगा तो कितना हुआ, हाँ ये पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया, हाँ तो ये हो गया कितना 32 है ये, हाँ ये कितना हो गया 128 माइनस 11 कितना हो गया, ये 128 माइनस 11 कितना, 128 माइनस 11 114, ये 117 कैसे हुआ, इधर 14 नहीं, ये हुआ 114, समझ में आ गया, ठीक है। तो वैल्यू डालो, ये कितना आ रहा है देखो तो 114 आ रहा है क्या, यस आ रहा है दिस मच जूल्स, ठीक है। थोड़ा इसको लिखिए, इसे काफी क्वेश्चन है जो इस मेथड से बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, बुक मेथड में जाओगे पूरा फंस जाओगे, फिर भी मैं बुक मेथड में करना चाहूंगा टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक्स मेथड एंड दिस। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक टेबल है, टेबल के ऊपर कोई एक चेन रखा है, ये चेन का एक हिस्सा झूल रहा है,
चलो मानते हैं कि कितना झूल रहा है, L/3 वाला हिस्सा झूल रहा है, मतलब ऊपर 2L/3 वाला हिस्सा है। ठीक है, मान लो कि पूरा चेन का मास m है। इफ, क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं, इफ mass of chain is m and the chain slips out of table, slips out of table from the position shown, find work done by gravity, work done by gravity by the time chain leaves the table, जब तक ये चेन टेबल को छोड़ेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। ओहो, जब ये फिसलेगा नीचे, ऑब्वियसली ग्रेविटी इज पुलिंग, वर्क विल बी डन बाय ग्रेविटी। हाउ मच इज द वर्क डन? कब तक? जब तक ये पूरा फिसल जाता है, यहां से यहां तक पूरा टेबल से निकल के आ जाता है। पहले कितना लेंथ था? ओनली L/3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले आपकी बुक वाले मेथड, सारा बुक में जो मेथड दिया हूं उसको पहले करता हूं। फर्स्ट मेथड, ये चेन ऐसे झूल रहा था, ठीक है। जब ये चेन कुछ x डिस्टेंस झूल चुका है, जब ये चेन x डिस्टेंस झूल चुका है, ऑलरेडी x डिस्टेंस आ चुका है, कितना? ये पहले तो कितना था? L/3, ये लेंथ कितना था? L/3, लेकिन अभी ये फिसल चुका है x। When chain fizzles out by x, chain is fizzling by a distance x, what is the force of gravity? Force of gravity is weight of hanging part। कितना है? अच्छा, x झूल चुका है तो इसका वेट कितना होगा? L लेंथ का मास था m, यहां तक चेन था, अब x फिसल चुका है, कहां से? यहां से ले रहा हूं, चलो यहां से x फिसल चुका है, तो फोर्स क्या होगा? इसका वेट कितना है? इसका वेट L लेंथ का मास m था, यूनिट लेंथ का m/L, x लेंथ का इंटू x, और वेट इंटू हो गया g, और ये हो गया फोर्स ओवर। सर एक सेकंड, वो और ये x, वो तो L/3 वाला पार्ट तो नीचे हैंग कर रहा था। हाँ, तो फिर ये x वो फिर नीचे स्लिप आउट हो गया, फिर वो क्या है? मतलब नहीं है। हाँ, when the chain slips out by x, मतलब जब ये बाहर x झूल रहा है, दिखा रहे ना फिगर में, ये जब ये लेंथ x हो गया है, when the hanging length becomes x, x का शुरू में वैल्यू क्या था? L/3, x का वैल्यू बढ़ बढ़ के क्या होगा? L, है कि नहीं? अच्छा, हाँ, तो ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx क्या होगा? छोटा वर्डन, जब ये x झूल रहा है, फोर्स था F इंटू dx, दैट इज mg/L इंटू x इंटू dx। ठीक है, ये क्वेश्चन था। टोटल वर्डन बाय F और ग्रेविटी, टोटल वर्डन कितना है? इट इज, सारे छोटे छोटे वर्क को जोड़ देंगे, यहां से यहां तक आने में क्या वर्क हुआ? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ऐसे करते 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 नीचे लाएंगे, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। तो dw का वैल्यू क्या हो गया? dw छोटा सा वर्क तो ये है mg/L x dx
का इंटीग्रेशन। हाँ, तो हम देखें कि यहाँ पर जो हमारा वर्क है इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर क्या रहता है, लोअर लिमिट मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। शुरू में एक्स कितना था, L/3। शुरू में एक्स L/3 था, बाद में एक्स क्या बन जाएगा, L, मतलब एक्स का मिनिमम वैल्यू है L/3 है ना, और मैक्सिमम वैल्यू है L। एक्स का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मैं आपको दिखा दिया हूं, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। पहले तो L/3 था, अब बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा L। अब इंटीग्रेशन तो सबको आता है, mg/L बीइंग ए कांस्टेंट, बाहर रखो x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 + 1 by 1 + 1 लिमिटेड फ्रॉम L/3 टू L। डालें mg/L को बाहर, अपर लिमिट डालो L²/2, ये 2 को भी बाहर रख देता हूं, अपर लिमिट डालो 2L² माइनस लोअर लिमिट डालो L²/9, कितना हुआ, इट इज mg/2L, L² minus L²/9 is 8L²/9 and that comes out to be 4mgL/9 joules। इतना वर्क होगा बाय ग्रेविटी। ये हुआ बुक वाला मेथड। हमारा स्मार्ट मेथड में देखते हैं। सर, हाँ सर एक डाउट था सर। बोलो। सर यहाँ पे एकदम डीएक्स से डायरेक्ट डीएक्स से करने से भी होता है। हाँ होता, लेकिन आपको हर जगह एक्स, ये एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेट ऑफ दिस पार्ट इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स। फिर एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर एक्स का वैल्यू, यहाँ पर मान लो ये एक्स ले लिए, फिर थोड़ा सा और एक्स प्लस डी एक्स लेंगे, फिर लंबा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वर्डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, ये बात है। तो हमारा मेथड स्मार्ट मेथड में देखेंगे। स्मार्ट मेथड में देखेंगे तो ये फोर्स लिनियरली वेरी कर रहा है। देखो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, हाँ फोर्स लिनियरली वेरी कर रहा है, तो क्या निकालेंगे, इनिशियल फोर्स मतलब कितना झूल रहा था L/3, उसका मास क्या था m/3, वेट क्या था mg/3। फाइनल फोर्स जब ये पूरा फिसल के निकल चुका है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यू से mg, पूरा का पूरा झूल रहा है। मीन फोर्स कितना हो गया, mg प्लस mg/3 होल डिवाइडेड बाय 2, कितना हुआ देखो तो 4mg/6 और 2mg/3। समझ में आया। मीन फोर्स, व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कितना फिसला, ऑलरेडी L/3 झूला हुआ था, पूरा फिसल गया, मतलब L - L/3 दैट यू कैन कॉल एज 2L/3। तो फिर वर्क क्या हुआ, वर्डन इज मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 2mg/3 इनटू 2L/3 इज 4mgL/9। कितना आसानी से बन गया, इतना सारा इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। Suppose here is a table, here is the chain, and L/3 length of the chain is hanging. Obviously 2L/3 is on the table, m is total mass। अब हम इसको इधर से खींचेंगे और धीरे धीरे इसको टेबल पे चढ़ाएंगे। If m is total mass of chain
फाइंड वर्क डन against gravity in pulling the chain completely onto the table. कौन सा मेथड में आप लोग करना चाहोगे, स्मार्ट मेथड में कि इंटीग्रेशन मेथड में कि दोनों मेथड में, जैसे आपकी पसंद कर लेंगे। दोनों ही मेथड में कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको खींच रहे हैं और ये चढ़ रहा है। जब एक्स लेंथ झूल रहा है मतलब हुआ क्या हाल, अब ये शुरू में तो L/3 था, अब कुछ चढ़ गया है ऊपर, ठीक है। अब हुआ क्या है, हुआ यूं है कि ये कुछ ऊपर चढ़ चुका है। पहले तो यहां तक था, ये L/3 था, लेकिन चढ़ चुका है। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट x है। सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे। हुआ क्या है, यहां पर हुआ यूं है कि चेन यहां तक झूल रहा था, हम इसको खींच के चढ़ा दिए। अब x लेंथ झूल रहा है मतलब चढ़ गया है कुछ हाइट। तो क्या लिखेंगे, व्हेन x लेंथ और लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट इज x, व्हाट इज द फोर्स। हाँ, तो m/l होता है यूनिट लेंथ का, क्योंकि पूरा लेंथ l था। देख रहे हो ये 2l/3 l/3 और ये x लेंथ झूल रहा है, तो फोर्स होगा F। ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का निकाल रहे हैं, तो हम कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है, इट इज m/l इंटू x इंटू g, ठीक है, ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx वर्क डन बाई फोर्स बाई f, कितना होगा f dx, बाई फोर्स होता है dx। तो अब अगर ध्यान से हम देखेंगे, ये वर्क डन बाई फोर्स हो रहा है क्या, नहीं, फोर्स तो नीचे की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस f dx, वर्क डन बाई फोर्स हो गया माइनस f dx, और हमें पूछा गया है वर्क डन अगेंस्ट f, तो लिखेंगे f dx, फोर्स नीचे की तरफ था, dx ऊपर की तरफ गया। वी आर कंसिडरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अच्छा, तो क्या है इसका वैल्यू, इट इज mx/l इंटू g इंटू dx, ठीक है। टोटल वर्क डन, ठीक है, अगेंस्ट f, तो क्या करेंगे, इट इज mg/l dx इंटीग्रेशन, शुरू में x कितना था, शुरू में x का वैल्यू L/3 था, इनिशियल वैल्यू ऑफ x, फाइनली x क्या हो जाएगा, ये पूरा चढ़ जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। तो इट विल बी हाउ मच, इट इज कमिंग आउट टू बी, पहले था L/3, यहां पर हो गया 0, ठीक है। अब वर्क डन बाई f लिखो, यहां पर f dx लिखने से क्या होता है, cos 180 लिखना पड़ेगा, cos 180 लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको बाई x लिखता हूं, नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे कि इट इज नेगेटिव आएगा तो कहेंगे कि अगेंस्ट f है। फिर वर्क डन कम्स नेगेटिव, वी से वर्क डन इज अगेंस्ट द फोर्स। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, mg/l इसको बाहर रख दिए, x का इंटीग्रेशन
क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, L बाई 3 से 0, है ना। तो अब इसमें हम 2 को भी बाहर रख देते हैं, mg बाई 12, अपर लिमिट डालो 0, लोअर लिमिट डालो L स्क्वायर बाई 9, so how much it is coming out to be, it is minus mgl by mgl square mgl by 18, देख लो it is coming minus mgl by 18, मतलब work done by F is this, so work done against gravity कितना वर्क हुआ, it is mgl by 18, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है, ब्राइट सॉल्यूशन है। बट इफ वी गो फॉर द स्मार्ट मेथड टू डू, अगर हमें ओरली करना पड़ा, कोई एंट्रांस में इतना कौन करता है, कोई नहीं करता है। हम देखेंगे व्हाट इज द इनिशियल फोर्स, इनिशियली ग्रेविटी कितने जोर से खींच रहा था, इसका वेट कितना है भाई mg by 3, फाइनल फोर्स कब, जब ये चढ़ गया, पुलिंग द चेन कंप्लीटली ऑन टू द टेबल, जब टेबल के ऊपर चढ़ गया, हैंगिंग वेट क्या है 0। अच्छा, तो मीन फोर्स क्या है, मीन फोर्स इज F1 प्लस F2 by 2, इट इज mg by 6। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना चढ़ा है आप इसको, L by 3 झूल रहा था वही तो चढ़ा है, इट इज L by 3, है ना। देखो अब वो ऑर्डर निकालने में क्या दिक्कत है, आप कहोगे, यहां पे लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज L by 3, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना हो गया mg by 6 L by 3 मिलके हो गए mgl by 18। कितना आसानी से बन गया, ओरल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। To apply this method, one thing you must remember that the force must linearly vary with the displacement। हाँ, तो काफी केसेस में हम लोग सोच सकते हैं, चलो इसको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं और सिर्फ स्मार्ट मेथड में करेंगे ताकि फटाफट बनेगा हमारा आंसर। और इंटरेस्टिंग तो ये है कि आपको काफी जगह पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे करोगे देखो, दिखाता हूं। मैं अभी 2-3 क्वेश्चन आपको करवाता हूं जिसमें आप इसको सीधे सीधे कर सकते हो। क्वेश्चन ठीक है, सपोज हम कहेंगे ये चेन था, आधा हिस्सा ऊपर था, आधा हिस्सा नीचे था, ये L/2 था और ये L/2 था, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू था, ठीक है। गिवन मास ऑफ चेन इज m, फाइंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन by the time chain slips out of table, ठीक है, by the time the chain slips out of the table from the position shown। ये पोजीशन से फिसलेगा तो ठीक है भाई। तो फ्रिक्शन कहाँ पे, फ्रिक्शन तो टेबल पे है, कैसा होगा, ऐसा होगा, और कितना होगा म्यू इंटू आर, आर कितना होगा वेट ऑफ दिस पार्ट। ये चीजें सारी चीजें सोचना, आर इज वेट ऑफ दिस पार्ट। वेट ऑफ दिस पार्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि कितना लेंथ है, मतलब लेंथ घटने लगेगा तो आर घटने लगेगा, आर घटने लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स घटने लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज लिनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कहेंगे, हियर फ्रिक्शनल फोर्स वेरीज लिनियरली with
डिस्प्लेसमेंट ऑफ चेन। अच्छा, तो फिर वर्क निकालना है। तो इनिशियल फोर्स क्या था? इनिशियल फ्रिक्शनल फोर्स। इनिशियल फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? इसका फ्रिक्शनल फोर्स। इसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? अगर ये पूरा चेन का मास m है, इसका m/2 है। नॉर्मल रिएक्शन mg/2 और फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg/2। तो समझ में आ गया कि इनिशियल फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू mg/2। ठीक है। F2 जब ये फिसल के निकल चुका है बाहर, टेबल के ऊपर कोई हिस्सा नहीं है, फाइनल फ्रिक्शनल फोर्स ये तो कोई भी बता सकता है कितना होगा? 0, क्योंकि फिसल गया। अब टेबल के ऊपर कोई भी हिस्सा नहीं है, तो ठीक है। मीन फोर्स क्या हो गया भाई? मीन फोर्स इज म्यू mg/2 प्लस 0 होल डिवाइड बाई 2, ये हो गया मीन फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इस पोजीशन से फिसला है, कितना फिसला? L/2। तो डिस्प्लेसमेंट इज L/2, डिस्प्लेसमेंट इज L/2। तो आप क्या कहोगे इसमें? तो फिर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मीन फोर्स कितना था? म्यू mg/4 इनटू L/2 is mu mg L/8. This is the work done against friction. I hope you have understood. It is mu mg L/8. समझ में आ गया? देखो कितना आसान है। मैं लिख रहा हूं बोल के लंबा दिख रहा है, करोगे तो बहुत आसान है। ठीक है। अभी अगर मैं आपको उल्टा पूछता हूं और आपको एक क्वेश्चन देना, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कैसे कर रहे हो देखने के लिए। हाँ सर, अभी आसान लग रहा है। तो अभी मैं कुछ दूसरा चीज आपको पूछना चाहता हूं। अगर आसान लग रहा है तो प्रूफ करो कि आसान लग रहा है। क्या दिया है? क्या दिया है? मैं सब कुछ मिटाया है यहाँ पे। आपको आंसर बताना है। सबसे पहले आंसर बताने वाला बच्चा सुपर हीरो बनेगा आज का क्लास का। क्या है? गिवन मास ऑफ द चेन इज m। ठीक है, ये मिटा दिया, पूरा मिटा देता हूं। चलो दूसरा केस देता हूं। ये हो गया चेन। मान लो कि ये चेन का कुछ हिस्सा झूल रहा है। कितना हिस्सा झूल रहा है? से L/4 झूल रहा है। वैल्यू भी बदल दिया। पूरा चेन का मास लेंथ L है। गिवन मास ऑफ चेन इज m। गिवन लेंथ ऑफ चेन इज L and मास ऑफ चेन इज m। ठीक है। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब आप इसको खींचोगे ऊपर तो चढ़ेगा ऊपर। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बाय द टाइम द चेन climbs completely onto the table from position shown। अब आपको प्रूव करना है कि मैं पास हुआ। करिए। अब क्या था इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया था इसको खींचना है ऊपर, तो देखेंगे इनिशियल फ्रिक्शनल फोर्स। सॉल्यूशन बनाने क्या था इसमें? इनिशियल फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? ये जो पार्ट था, ये कितना लेंथ है भाई? 3L/4। अगर पूरा का मास m है तो इसका मास होगा 3m/4, वेट होगा 20। तो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये। नॉर्मल रिएक्शन इज 3mg/4 इनटू म्यू। ये हो गया इनिशियल फ्रिक्शनल फोर्स। F2 फाइनल फ्रिक्शनल फोर्स। जब ये पूरा चढ़ गया तो पूरा मास ऊपर है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? mg और फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg। हाँ, बन गया। तो मीन फोर्स क्या बनेगा? मीन फोर्स तो होता है इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाई 2। जोड़ दो दोनों को।
जोड़ दो, क्या मिला? इट इज 7 म्यू एम जी एल बाय 8। देख लो, मैं जस्ट जोड़ दिया दोनों को, 7 म्यू एम जी एल बाई 8। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना मूव करवाए भाई इसको, एल बाई 4। तो फिर क्या वर्क डन होगा, मीन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 7 म्यू एम जी एल बाई 8 इंटू एल बाई 4 इज 7 म्यू एम जी एल बाई 32। ये बन गए सुपर हीरो। मिल गया आपको, बाकी दोनों का अमानत चला गया। तो ये 7 म्यू एम जी एल बाय 32। देख लो आप लोग कौन सा स्टेप में गड़बड़ कर दिए थे कि ऐसे गलत सलत आंसर आ गया। क्या मैं आप लोगों को ठीक ठाक समझा पाया? फोर्स अगर लीनियरली वेरी कर रहा है, यस यस यस, फोर्स अगर लीनियरली वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हम इसे कर सकते हैं। An empty bucket has mass 4 kg. When filled with water, its mass becomes 12 kg. A full bucket of water was pulled from a 15-meter deep well. On the way, water uniformly leaks. रास्ते में पानी बकेट में छेदा था, पानी यूनिफॉर्मली लीक कर रहा है। Such that upon reaching the top, bucket is found to be half filled. आधा पानी निकल गया था। Find work done against gravity। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। पूरा बकेट का मास, पानी भरा हुआ बकेट का मास है 12 केजी, खाली बकेट का मास है 4 केजी। पानी भर के हम खींचे इसको कितने डेप्थ से, 15 मीटर डीप वेल से, लेकिन बकेट में छेदा था, रास्ते में पानी लीक कर रहा था, ऊपर पहुंचते पहुंचते आधा पानी निकल गया था। The question is how much is the work done against gravity? तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में ध्यान देने वाली एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो ये है कि यूनिफॉर्मली लीक्स at a constant rate. It leaks. That means the weight is decreasing at a uniform rate. मतलब uniformly मतलब linearly. So here F varies linearly. अच्छा, तो इनिशियल वेट क्या था? F1 इनिशियल वेट कितना था? इनिशियल 12 केजी था भाई, तो 12G 120 न्यूटन्स। फाइनल वेट कोई बताएगा? फाइनल वेट कितना हो गया? अरे आधा बकेट 6 केजी। नहीं नहीं नहीं, अरे बकेट नहीं लीक कर रहा है, पानी लीक कर रहा है। बकेट का मास 4 केजी है, पानी कितना पकड़ता है इसमें? 8 केजी का। आधा पानी निकल गया, बकेट तो है अपनी जगह, है कि नहीं? तो क्या होगा? यस, इट इज 8G। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब मीन फोर्स हो गया 12G प्लस
8g इज इक्वल टू बाई टू कितना हो गया? इट इज 10g और 100 न्यूटन। क्या डिस्प्लेसमेंट में खींचे भाई इसको? 15 मीटर डेप्थ था कुआं का, 15 मीटर ऊपर उठाए, हुआ डन अगेंस्ट ग्रेविटी। कितना हो गया? 100 इंटू 15, इट इज 1500 जूल्स। को तो इंटीग्रेशन करके भी कर देंगे, लेकिन क्या फायदा, आपको तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, क्योंकि स्कूल वाले तो पूछेंगे नहीं, जो पूछेंगे उनको तरीका कैसे क्या मालूम नहीं, जरूरत नहीं है, तरीके से कोई मतलब नहीं है, स्कूल वाले ये सब क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। तो जिनको क्वेश्चन का आंसर चाहिए उनको मेथड नहीं चाहिए। तो आप कैसे कर रहे हो? अब देखो ये पूरा क्वेश्चन हम ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख रहे हैं बोल के इतना बड़ा हो रहा है, merely looking at the question you can tell the answer। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आपको दूंगा, अभी आप फटाफट करना। See this question। The force acting on a body uniformly decreases to 0 over a distance of 10 meter if total work done by force is 500 joules। Find initial force। Find initial force। वहां पर भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। दिया है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस टू 0। हाँ, तो शुरू में कितना था, क्या मालूम कितना था? 0 तो हो गया, और कितना वर्क हुआ? 0 हो गया। कितना डिस्प्लेसमेंट में? 10 मीटर में। वर्क डन इज इक्वल टू F0 प्लस 0/2 into 10 and that is given how much? It is mean force into displacement। initial force F0, फाइनल फोर्स हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट हुआ 10, वर्क डन हुआ 500, मिल गया F0 is 100 न्यूटन। जैसे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं। सपोज हम कहेंगे कि ये वाला क्वेश्चन करिए। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक चेन है, सॉरी एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और क्या हुआ कि ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L है, और यहाँ पर कोई एक ब्लॉक लगा है। ठीक है, इन फिगर शोन द ब्लॉक वाज pulled over, pulled to right by say a distance x0। ठीक है, upon release it returns back to starting point। Find work done by spring force in the return process। बोल रहा है कि ये ब्लॉक को हम x0 खींच लिए और यहां तक ले आए, अब इसको यहां से छोड़ेंगे तो स्प्रिंग थोड़ी छोड़ेगा, स्प्रिंग तो खींचते हुए ले आएगा इसको वापस, है ना। तो क्या कहेंगे?
डिस्प्लेसमेंट x, स्प्रिंग फोर्स क्या है kx, नहीं जब वो यहां से x डिस्टेंस में होगा स्प्रिंग फोर्स कितना होगा kx, तो फोर्स लीनियरली वेरी कर रहा है, तो क्या कहेंगे इनिशियल स्प्रिंग फोर्स कितना x0 खींच लिए थे तो kx0, फाइनल स्प्रिंग फोर्स, फाइनल फोर्स कब जब वो वापस आ गया स्टार्टिंग पॉइंट पे, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया तो बैक टू पॉइंट ए लिखते हैं, ये पॉइंट ए, बैक टू पॉइंट ए, तो फाइनल जब यहाँ पे वापस आ गया तो आप क्या कहोगे वर्क स्प्रिंग फोर्स हो गया 0। मीन फोर्स निकालना कितना आसान है k0 + 0/2, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x0, वर्क डन कितना हो गया भाई, वर्क डन इज मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट kx0/2 इनटू x0 इज हाफ kx0 स्क्वायर। बाद में हम स्प्रिंग का एनर्जी पढ़ेंगे तब देखेंगे ये फॉर्मूला हमारे सामने आएगा। तो हम देख लिए वर्क डन इज हाफ kx0 स्क्वायर, जब ये स्प्रिंग इसको खींच के यहां तक लाएगा कितना बार करेगा हाफ kx0 स्क्वायर।